दोस्तों नमस्कार। आज का ये सेकंड जो एपिसोड है द फ्रीडम फ्रॉम डायबिटीज़, उसके ऊपर ये लाइव सेशन हम करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीवन। सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए। कल पहला दिन था इसका कि डायबिटीज़ को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको जड़ से उखाड़ सकते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था कि सेल्स को हम कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट पे रखें, जहाँ एक होम्योस्टैटिक स्टेट पे रखें। और उसमें कल हमने लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग की बात की थी, और उसके बाद हमने एक फिर माइंड बॉडी टेक्निक की थी, और उससे पहले हमने स्टार्टिंग में ही पहले सेल्स के बारे में बात की, सेल्स कैसे काम करते हैं। तो जैसा मैंने कल भी बताया था कि सेल्स जब होम्योस्टैटिक स्टेट में होते हैं, जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे होते हैं, जब वो एक बिल्कुल कंफर्टेबल स्थिति में होते हैं, सो उस टाइम पे दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर अस। और उसके बाद वो इट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ प्रोटीन्स, अबाउट 1,40,000 प्रोटीन्स फॉर अस। और ये प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी मेंटेनेंस के लिए, हमारी रिपेयर के लिए। बॉडी की जो रिपेयर होती है, वियर एंड टियर होता रहता है डे इन एंड डे आउट। तो ये हमारी बॉडी को रिपेयर करता है, सस्टेन करता है और ग्रो करता है। तो सेल्स का प्रॉपरली फंक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और कल हमने ये भी बात किया था कि हमारी बॉडी जो है, इट इज़ नथिंग बट अ पॉपुलेशन ऑफ 60 ट्रिलियन सेल्स। ये 60 ट्रिलियन सेल्स का एक हमारा समूह है शरीर का, कोशिकाओं का। और कोशिकाएं जो है, जो सेल्स हैं, इट अल्टीमेटली फॉर्म्स टिश्यूज, एंड टिश्यूज लीड्स टू ऑर्गन्स एंड डेफिनेटली अदर थिंग्स। आपके मसल्स हैं, आपके ब्लड सेल्स हैं, आपकी बोन्स हैं, आपकी वेन्स हैं, आर्टरीज, आपके न्यूरॉन्स, सब कुछ तो सेल का बना हुआ है। तो सेल्स की एक कंफर्टेबल पीसफुल स्थिति, जो होम्योस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्थिति, जिसमें वो आराम से अपना काम कर सके, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कल उसी के तहत हमने 2-3 चीज़ें आपको उसके बारे में पूरा बताया थे, कैसे कैसे ये होम्योस्टैटिक स्टेट को जो इफ़ेक्ट करती हैं, वो 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने कहा था। कुछ क्योंकि बॉडी तो हमारी सिस्टम है, तो सिस्टम को चलाने के लिए कुछ इनपुट्स की ज़रूरत होती है, ताकि हम एक प्रॉपर आउटपुट हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, हमें ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन चाहिए। अब एंड ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन जो हैं, वो प्रॉपरली चलते रहने चाहिए, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करते रहना चाहिए। तो फॉर दिस देयर आर फ्यू इनपुट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि फूड इज़ वेरी इंट्रिंसिक टू अस। बगैर खाने के हम लोग कुछ दिनों तक तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। तो फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है। क्वालिटी ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज़ हमने बात किया था कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड हमने कहा था कि एयर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लास्टली हमने कहा था कि जो आपकी थॉट प्रोसेस है, विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ आवर सेंसेस। जो हमारी सेंसेस है, जो हमारे अंग हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जब ये बाहर के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट, व्हेन दे इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इवन विद आवर इंटरनल एनवायरनमेंट आल्सो, इट जनरेट्स some emotions, some feelings, some thoughts in the form of electrical impulses। और वो फिर हमारे शरीर में, हमारी बॉडी को वो भी इफेक्ट होता है। 3 इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट, फूड एंड वाटर, एयर और थॉट प्रोसेस, हमारी सोच, हमारी फीलिंग, हमारी इमोशंस। तो ये हमने कल का, मैंने थोड़ा सा इसको रिकैप किया। और फिर मैंने 2 टेक्निक डिस्कस की थी कल। एक लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, जिसमें हम बाएं से सांस लेते हैं, फिर रोकते हैं कुछ सेकंड के लिए, फिर उसको दाएं से निकाल देते हैं। फिर हम इधर से सांस लेते हैं, रोकते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर हम इधर से सांस लेते हैं, रोकते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ये हमने कल एक टेक्निक लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग की बात की थी, जिससे आपका जो है, जो वाइटल ऑर्गन्स है, वो बिल्कुल शांत रहते हैं। इट बिकम्स बिकॉज यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन द वाइटल ऑर्गन्स। तो वाइटल ऑर्गन्स
कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट में काम, कैसे अच्छे तरीके से काम करे, दिस ब्रीदिंग प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी हमने कहा था कि आपकी जो पेनफुल मेमोरीज़ हैं, जहाँ आपकी कुछ ऐसी ट्रॉमास हैं, जहाँ आपकी ऐसी फीलिंग्स हैं, जहाँ आपकी शरीर के अंदर कुछ ऐसी घुटन है या कुछ रुकावट है, उन चीज़ों को कैसे हम दूर करें, कैसे पैटर्न्स को ब्रेक करें। तो उसके लिए हमने वॉश ऑफ किया था आपके पूरे शरीर को। एक माइंड बॉडी टेक्निक थी जो हमने कल डिस्कस की थी, कैसे आप उसको वॉश आउट कर सकते हैं। तो ये कल का एक रिकैप था जो कल हमने डिस्कस किया था। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, आज डे 2 है। तो आज डे 2 के रिलेटेड जो हमारे टॉपिक्स हैं वो ये है कि हम आज बात करेंगे कि हमारे शरीर में ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पैनिक्स वगैरह जो है ये क्यों होते रहते हैं। तो इसके कारण हमारे जो हमारा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम। ये कैसे एक्टिवेट, क्या है ये सिस्टम, क्या है, क्यों होता है ये, और इसके इफेक्ट क्या होते हैं हमारे शरीर में, इसके बारे में आज बात करेंगे। दूसरी हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्रा है, एक हस्त मुद्रा है, प्राण मुद्रा, उसके बारे में हम कुछ 5-7 मिनट बात करेंगे। उसके बाद हम एक फिजिकल क्रिया करेंगे जिसको बोलते हैं कूर्म क्रिया। जैसे आपका जो टॉर्टाइज है किस तरीके से आपकी गर्दन आगे पीछे, लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे करता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके साथ हम एक ब्रीदिंग को अटैच करेंगे। तो कूर्म क्रिया प्लस जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो एक साथ करेंगे। ये कोई 10 मिनट हम करेंगे, 8-9-10 मिनट पहले उसके बारे में बताएंगे, फिर कुछ देर उसको करेंगे। फिर हम एक आज और टेक्निक करेंगे, इसको बोलते हैं कि जो आपकी, आज हम फिर पास्ट पेन जो आपकी लाइफ में इस जन्म में जो आपके हो चुके हैं, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। उसको कैसे हम उन कर्मास को, कैसे उन पेन्स को, उन ट्रॉमास को, उन मेमोरीज को कैसे हम बर्न ऑफ करें। तो ये लगभग 25-30 मिनट की क्रिया रहेगी, इसको भी हम बात करेंगे आज। और फिर एक छोटी सी टेक्निक, और अगर टाइम मिला आज तो, नहीं तो कल करेंगे उसको, कैसे अमृत जो एक ब्रह्मांडिक नेक्टर है, उससे कैसे अपने आप के जो कर्माज हैं उनको कैसे धोएं, कैसे उनसे अपने आप को इस नेक्टार से, इस अमृत से अपने आप को पुरानी मेमोरी से, पुरानी पेन से हम अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं। तो चलिए आज बहुत बढ़िया तरीके से हम इस चीज़ को बात करेंगे। सबसे पहली बात जो है हम करेंगे फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम की। फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम जो है ये आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने में जब स्टोन एज होती थी, या जिस टाइम पे ह्यूमन बींग्स जो है फूड गैदरिंग स्टेज करते थे, हंटिंग एज करते थे, तो उस एज में इंसान का जीना बहुत मुश्किल होता था। इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता था आदमी के लिए जीना। तो उसके लिए उसको अपने फूड भी गैदर करना पड़ता था, हंटिंग भी करना पड़ती थी। लेकिन उस टाइम पे बहुत फेरोशियस एनिमल्स भी होते थे, और उनके उस टाइम पे इंसान शायद पेड़ों पे कभी रहता था या फिर गुफाओं में रहता था। तो उसको जानवरों से बहुत खतरा रहता था एक्चुअली। तो उस टाइम पे उसके बाद 2 ही चीज़ें होती थी, या तो वो कुछ हथियार वगैरह लेके उनको कंट्रोल करे, उनका मुकाबला करे, जिसको बोलते हैं फेस करना उसको। और दूसरा होता था कि आप भाग लीजिए वहाँ से और किसी सेफ जगह पे पहुँचिए जहाँ से आपका बचना मुमकिन हो सके। सो इसलिए फाइट और फ्लाइट, या तो लड़िए या फिर आप भाग जाइए। तो ये, क्योंकि ये लाखों साल तक ये प्रक्रिया चलती है, और डे इन एंड डे आउट उसको हमेशा इंसान को जंगली जानवरों से, या जो विरोधी ग्रोह होते थे उनसे मुकाबला करना पड़ता था। तो उसको लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए दोनों तरीके से ज़रूरत पड़ती थी ताकत की। तो होता क्या है एक्चुअली कि जब आप खतरे में होते हैं,
तो जैसे मैंने बताया कि आपको 2 तरह की स्थितियाँ होती हैं, यू हैव 2 ऑप्शंस, आइदर टू फाइट और रन अवे फ्रॉम देयर। तो इन दोनों कंडीशंस में वी नीड एनर्जी। अब व्हेन बॉडी इज इन कंफर्टेबल पोजीशन, व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो क्या करती है ये अपना रेगुलर काम करती रहती है भाई। उसमें हम खूब फूड लेते हैं, वाटर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, सेल्स अपना रेगुलर काम करता है। सेल्स क्या करता है? इट प्रोड्यूसेस एनर्जी फॉर अस, it gives it produces lot of proteins for us for sustenance, for repair and maintenance। और फिर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन सेल लेवल पे होते हैं जो हमारे बॉडी के सारे जो सिस्टम्स हैं उनको प्रॉपरली काम करने के लिए इट किक्स ऑफ दोस बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब इस केस में खतरा आ गया है। एज सुन एज द डेंजर कम्स, सपोज करिए एक सामने एक बहुत ही कार्निवोरियस एनिमल आ गया है, तो वो क्या करेगा कि द पर्सन विल, अगर उसके पास हथियार है तो हथियार से उसका मुकाबला करेगा। फॉर दैट यू रिक्वायर एनर्जी। और सिमिलरली अगर भागना भी हो तब भी उसको बहुत दूर तक भागना पड़ेगा, सो दैट ही इज आउट ऑफ द रीच ऑफ द एनिमल्स और द अदर ट्राइब्स और अदर पीपल। तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन को जाता है कि देयर इज अ डेंजर, इमीडिएटली हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड और न्यूरो आपका जो क्या नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स इन टर्न आफ्टर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये पूरे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को ये बता देता है कि ये सिग्नल है, डेंजर है, तो जल्दी से भागना पड़ेगा। तो हार्मोन जो जनरेट होते हैं वो खतरे वाले हार्मोन, यानी कि बैड हार्मोन जनरेट होते हैं, उससे इमीडिएटली फाइट एंड फ्लाइट मोड वाले हार्मोन्स हैं वो जनरेट, वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि आपके एड्रिनल, जो आपके किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स है वो जनरेट करता है। इमीडिएटली इट गिव्स सिग्नल्स टू द लिवर, लिवर को जो सिग्नल देता है कि इमीडिएटली जो आपके पास शुगर कलेक्टेड है, जो ग्लूकोज कलेक्टेड है, प्लीज रिलीज इट इनटू द ब्लड। तो ब्लड में शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है, क्योंकि मसल्स को, आपके पैरों के मसल्स को और हाथों को एनर्जी की जरूरत, मसल की जरूरत होती है एनर्जी की। तो लॉट ऑफ शुगर अवेलेबल स्टोर्ड इन द लिवर। लिवर का काम है कि 3-4 दिन के लिए ये शुगर को आपके लिवर में स्टोर करके रखता है, तो उसमें से कुछ शुगर जो ब्लड में रिलीज हो जाती है। दूसरी चीज जो है, ये पैंक्रियाज को बोलता है कि भाई इंसुलिन हैज टू बी रिड्यूस्ड, क्योंकि इंसुलिन का काम होता है शुगर को बैलेंस करना, उसको रिड्यूस करना। सेल लेवल पे जाके ये एनर्जी को कंज्यूम करवाता है और उसके बाद ये इसका जो पैंक्रियाटिक जूस है, ठीक है, जो इंसुलिन है वो जनरेट होना चाहिए। तो उस टाइम पे ये क्यों खतरा आ गया, तो ये इट गिव्स सिग्नल्स टू द पैंक्रियाज के प्रोड्यूस लेस पैंक्रियाटिक जूस, इंसुलिन कम प्रोड्यूस करिए। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो आपका इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया, उधर से आपका शुगर लेवल बढ़ गया, क्योंकि लिवर ने जो है मोर शुगर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड सिस्टम। तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत सारा शुगर हो जाता है, और क्योंकि अब ब्लड को कंटिन्यूसली जो है इस शुगर को, इस न्यूट्रिशन को, यानी कि ग्लूकोज को, इट हैज़ टू गो टू द सेल्स, ये सेल्स में जाना चाहिए। मसल, जो हमारे मसल्स हैं हाथों के और हमारे जो लेग्स के मसल्स हैं, तो सारा ब्लड सप्लाई जो है आपके लेग्स को और आपके इसमें जाता है, आपकी हाथों को, आपकी आर्म्स को, टू फेस दिस सिचुएशन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट मोड। तो इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है कि, तो उस टाइम पे ये फाइट एंड फ्लाइट की स्थिति जो है उस पुराने ज़माने में कर लिया करता था, और उस टाइम पे गट सिस्टम आपका जो है, ब्लड जो आपकी पेट है वहाँ पे सप्लाई आपकी सारी रुक जाती है, और भी जहाँ आपको सप्लाई की जरूरत है वहाँ सप्लाई आपकी रुक जाती है और जब कम हो जाती है। अब मोस्ट ऑफ द ब्लड्स हैज़ टू बी कंटिन्यूसली पम्प्ड टू द लेग्स एंड द आर्म्स। तो इससे हार्ट को भी बहुत तेजी से जो ब्लड है वो पंप करना पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर आल्सो राइजेस। तो ये, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि अब ब्लड बढ़ गया, तो अब ब्लड शुगर बढ़ गया, तो कम कैसे करना है, फाइट करिए या फिर दौड़ जाइए आप। तो किलोमीटर वो 10-15 किलोमीटर दूर के दौड़ के जो अपने आप को बचा लेता था, या फिर लड़ता था कंटिन्यूसली विद ऑल फोर्सेस, एंड
जो शुगर लेवल था आपका ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाए, क्योंकि यूज़ हो जाता था वो लेग्स में, और लेग्स में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है ग्लूकोज। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लगभग 40-50% ऑफ द ग्लूकोज इज कंज्यूम्ड इन योर लेग्स। एंड ब्रेन भी उस टाइम पे बहुत फास्ट काम करता है, और हार्ट को कंटिन्यूसली पंप करना, हार्ट का ब्लड प्रेशर आपका बड़ा होता है। ये पुराने ज़माने की स्थिति थी। आज के ज़माने में क्या हो रहा है कि बिकॉज़ ऑफ हिज food habits, because of his social relations, because of the modern day and modernization and westernization, बहुत सारी चीज़ें इंसान की लाइफ में आ चुकी हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ चुकी हैं, काम करना थोड़ा कम हो गया है, व्हीकल्स आ गई हैं, मशीनरीज आ गई हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ भी हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक्स, ये सारी चीज़ें आ गई, दिमागी काम बढ़ गए हैं। तो जब एंग्जाइटी होती है, जब डिप्रेशन होता है, या फिर क्या नाम है पैनिक्स होते हैं, तो उस टाइम पे वो सेम स्थिति होती है। वो सिग्नल, इन सब चीज़ों को, थॉट प्रोसेस का सिग्नल हमेशा हमारे अनकॉन्शियस में यही आता है कि देयर इज सम डेंजर। अब डेंजर तो है, लेकिन वो एनिमल्स वाला जो वो उस टाइम पे लड़ाई वाला डेंजर नहीं है। चिंता है, वरीज हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मॉडर्नाइजेशन का, वेस्टर्नाइजेशन का जो इफेक्ट है हमारे ब्रेन पे, वो है। काम धंधे थोड़े, फिजिकल एक्सरसाइजेस कम हो गई हैं, तो हमारे शरीर में सिग्नल तो चला गया, डेंजर इज देयर, कुछ खतरा है, और उसने लिवर को बोल दिया ब्लड शुगर जो है रिलीज करो, और पैंक्रिया को बोल दिया आप इंसुलिन कम कर दीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि फाइट एंड फ्लाइट वाली स्थिति जो है, लेकिन हम वो कर नहीं रहे हैं। हम ना तो 4-5-6 किलोमीटर भाग रहे हैं, या दौड़ रहे हैं, या एक्सरसाइज कर रहे हैं, या वॉकिंग कर रहे हैं, और ना ही हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि फाइट एंड फ्लाइट की स्थिति तो आ गई है, बट समहाउ शुगर लेवल इज राइजन अप, पैंक्रियाटिक जूस कम हो गया है, आपका इंसुलिन कम हो गया है, तो ओवरऑल जो ब्लड में जो आपका शुगर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हार्ट जो है कंटिन्यूसली पंप कर रहा है ब्लड, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, शुगर राइज हुआ है। तो दोनों स्थितियां हैं, मतलब आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है और ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ है। और ये स्थितियां जब भी इस तरह की फाइट एंड फ्लाइट की स्थितियां लगभग दिन में कई बार आती हैं, और आपको यू आर इन ए परपेचुअल स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। तो इसलिए आजकल लोगों को जो है ब्लड, जो शुगर का की प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ये मेजर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी तो वही पुरानी वाली बॉडी है, पूरा वही सेम काम कर रही है, लेकिन हम ना तो भाग रहे हैं, ना फाइट कर रहे हैं, ना फ्लाइट कर रहे हैं। तो इससे आपका शुगर लेवल आपका बढ़ जा रहा है। तो ये एक बहुत ही मोटा मोटा मैंने बताया, कभी आपको और डिटेल में बताएंगे। और दूसरा ये है कि जब ब्लड जो है पूरे आपकी उसमें आता है, तो गट सिस्टम में ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है। आपका ब्लड सप्लाई जो है वो लेग्स में जाता है, आर्म्स में जाता है, लेकिन आप फाइट नहीं कर रहे हो, ये अलग बात है। तो आपका ओबेसिटी बढ़ रही है, आपका शुगर बढ़ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रही है, सारी चीज़ें आपकी एक साथ हो रही हैं। और आपके गट सिस्टम में अगर आपकी ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है, तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपका जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं। और आपका गट सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट हो रहा है। तो इससे बहुत सारी इम्यून डिसऑर्डर्स है वो भी पैदा होते हैं। तो ये एक नटशेल में था कि फ्लाइट एंड फ्लाइट स्टेट क्या होती है, क्यों हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ये एक मेन कारण है, जो आपकी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, पैनिक्स है। दिस आल्सो लीड्स टू फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, एंड दैट ultimately lead to the production of lot of glucose which is not getting consumed। ठीक है, तो ये एक चीज है। चलिए, अब इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। बेसिकली मतलब हम कैसे अब शरीर पूरा आपका जो है हिल चुका है, मतलब पूरा वो इक्विलिब्रियम स्टेट से हट के वो एक डिस्टर्ब्ड नॉन होम्योस्टेटिक स्टेट में आ गया, एक नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। अब उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे वापस लाया जाए, तो उसमें मैं जैसे बताया कि वन ऑफ द मेन इनपुट जो है वो है ऑक्सीजन, मतलब ब्रीदिंग। जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो एक मेजर रीजन है, कैसे हम अपने आप को
एक इक्विलिब्रियम स्टेट में लाएं, किस तरीके से पूरे शरीर में ब्लड जाए, ऑक्सीजन जाए, ताकि वो जो खाना खाया हमने वो पचे और शरीर की सफाई भी हो। तो उनमें से एक बहुत ही प्यारी मुद्रा है, वो बोलते हैं प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा के बारे में मैं एक थोड़ा बता दूं कि ये आपका हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, इसको, ये आपका थंब है, इट रिप्रेजेंट द फायर एलिमेंट। ये जो है इंडेक्स फिंगर है, इट रिप्रेजेंट्स द एयर एलिमेंट। ये आपकी मिडिल फिंगर है, इट रिप्रेजेंट्स द स्काई एलिमेंट। ये रिंग फिंगर है, जहां अंगूठी पहनते हैं आप, ये अर्थ एलिमेंट है। और ये वरुण मुद्रा, वरुण रिंग फिंगर, लिटिल लिटिल फिंगर है, इसको इट रिप्रेजेंट्स द वाटर एलिमेंट, जहां वरुण एलिमेंट जो है उसको बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, वी थंब को, यानी कि जो फायर एलिमेंट है, इसके जो थंब के टिप को हम मिडिल फिंगर और लिटिल फिंगर के टिप्स पे टच करते हैं। देख लीजिए इसको, इस तरीके से टच करते हैं। ऐसे दूसरी से भी आप ऐसा करिए, इसको टच करिए, बाकी की उंगलियां आपको स्ट्रेट रखनी है। ये बन जाती है प्राण मुद्रा, ठीक है। ये प्राण मुद्रा, इसको आप अपनी जांघों के ऊपर रख सकते हैं, अपने नीज के ऊपर रख सकते हैं। कमर अपनी सीधी रखनी है और अपनी गर्दन और अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखें। और इसको आप 5 मिनट जो है, वैसे बेहतर रहता है 15 से 20 मिनट करें। ये प्राण मुद्रा है, ये पैनेशिया फॉर ऑल, मतलब ये हर चीज का इलाज इसमें छुपा हुआ है। अगर आप में प्राणों का संचार प्रॉपर नहीं हो रहा है, प्राणों का संचार का मतलब होता है कि जो प्रॉपर ऑक्सीजन है आपके शरीर के अंदर नहीं जा रही है, तो वो इससे जाती है। और दूसरा ये है कि यानी कि इट बेसिकली क्लियर्स ऑल दी चैनल्स ऑफ योर प्राणा मूवमेंट। जो बॉडी में जो प्राण, जो आप प्राण अंदर ले रहे हो, तो ऑक्सीजन ले रहे हो, ये पूरे शरीर में कैसे जगह जगह पे जाए, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वहां पे ये ऑक्सीजन को पहुंचाती है। ऑक्सीजन पहुंचने का मतलब ये होता है कि सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मिल रही है। हालांकि उसमें आपकी ब्रीदिंग पैटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है। आप जितना डीप ब्रीदिंग करेंगे और फिर उसको रोकेंगे, तो ये वो पूरे सेल्स के एक एक शरीर के एक एक कोने में जहाँ जहाँ ज़रूरत है इस एनर्जी की, इस ऑक्सीजन की, वहाँ पहुँचेगी। और सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं पहुँचती ब्लड के थ्रू, जो न्यूट्रिशन है आपका वो भी वहाँ पहुँचता है। तो सेल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। दूसरा, इस मुद्रा से आप बिल्कुल एक होम्योस्टेटिस, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आते हैं। अगर आपके अंदर सपोज करिए थकावट रहती है, आपको एंग्जाइटी रहती है, आपको कुछ काम करने को मन नहीं करता है, और मतलब यू आर वेरी वेरी लेथार्जिक एक्चुअली, और कुछ मतलब जिंदगी में कुछ करने की इच्छा नहीं है, तो ये मुद्रा करिए, इससे प्राणों का संचार आपके अंदर होगा। इस मुद्रा की खासियत ये है कि ये आपके, क्योंकि पृथ्वी मुद्रा है, तो पृथ्वी एलिमेंट में से वाटर आ जाता है, फायर आ जाता है। ये 3 एलिमेंट इसमें बैलेंस होते हैं। और अगर आपको कहीं आंखों की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी जो इसका फायदा है वो ये है, अगर आंखों में आपकी रोशनी की कमी है, जहाँ आपको नज़र आपकी कमज़ोर हो गई है, तो इस मुद्रा को 15 से 20 मिनट सुबह और 15 से 20 मिनट रात को सोने से पहले कर लीजिए, शाम को कर लीजिए। तो ये कुछ ही वीक्स में ये आपके आई साइट को बहुत अच्छा करेगा। आंखों की जो एलिमेंट्स है उनको ठीक करती है ये। और दूसरा ये है कि अगर वाटर में, अगर आपके शरीर में कहीं आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गाउट की प्रॉब्लम है, तो ये उसको भी बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व करती है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि इसमें अगर आपके शरीर में कहीं विटामिन की कमी है, चाहे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, जितने भी विटामिन हैं, अगर उनकी कहीं कमी पेशी है तो उसको ये बैलेंस करती है। तो बहुत ही, और मैं इस 2 मुद्राओं को बहुत सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। एक तो हृदय मुद्रा है, जिसको मृत संजीवनी मुद्रा कहते हैं, और दूसरी आपकी ये प्राण मुद्रा है। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए कि खाने के बगैर तो आप 30-40 दिन तक भी रह सकते हैं, 2-4 दिन, 5-10 दिन, 20 दिन, लोगों को 60-60 दिन तक जिंदा रहते हुए देखा है हमने इसके बगैर। लेकिन प्राणों के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते।
इसलिए ये मुद्रा उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, आपको हमेशा आपको एनर्जाइज्ड रहना है, पावरफुल रहना है, ब्लिसफुल रहना है, बीमारियों से, सारी बीमारी जितनी लाइफ की उन सबसे दूर रहना है, ये सैकड़ों बीमारियों को दूर करती है। तो आपको ये करना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको बहुत ही शांत स्थिति में ले आती है। तो इसको आप 5 से आप 15-20 मिनट करें अगर, लेकिन आप इसको चाहें तो बैठ के टीवी भी अगर देख रहे हैं तब भी इस मुद्रा में बैठ सकते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, जब फिर आप कुछ ऐसी चेयर पे बैठे तब, बेड पे बैठे तब भी इसको आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इसको मैंने देखा है, इसको प्रैक्टिकली करके देखा है। दिस इज़ वेरी पावरफुल मुद्रा, तो आपको ये करनी ही चाहिए मुद्रा। तो ये इसको 15 से 20 मिनट आप करें। अगर कम टाइम है तो 5 से 10 मिनट के लिए भी करिए, लेकिन ये हमेशा आपको फ़ायदा देगी। तो जो मैंने बताया था, फाइट एंड फ्लाइट स्थिति जो है, जो आपका शुगर लेवल बढ़ता है, अगर इसको आप करते हैं तो वो चीज़ें भी, आपकी डायबिटीज़ भी इसमें बहुत कंट्रोल होती है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट भी इसके अंदर आ गया है। तो चलिए, ये थी बात प्राण मुद्रा की, जो मैंने जिसके बारे में आपको बताया। ठीक है, अब हम अगली जो क्रिया करने वाले हैं वो है कूर्म क्रिया। कूर्म, जिसको टॉर्टाइज बोल, कछुआ भी बोलते हैं, संस्कृत में उसको कूर्म बोलते हैं। तो सो आप इस मुद्रा, इस कूर्म क्रिया को कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम कुछ ब्रीदिंग टेक्निक भी ऐड करेंगे। पहले बता देता हूँ कूर्म क्रिया होती क्या है। आप कभी आप ऑब्जर्व करिए किसी कछुए को या कूर्म को, तो आप देखेंगे कि उसमें वो हमेशा अपनी गर्दन ऐसे और ऐसे हमेशा करता रहता है। ऐसे ऐसे करता रहता है, या फिर वो ऐसे ऐसे भी करता है, ऐसे ऐसे भी करता रहता है। तो आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी पे जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब में जो कछुआ है, जो कूर्म है, उसकी सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाई गई है। उसका मेन कारण है कि उसकी गर्दन हमेशा, वो गर्दन की एक्सरसाइज उसकी हमेशा होती रहती है, वो हमेशा ऐसे है। अगर वो कोई इसको मारे ना, तो ऐसा साइंटिफिकली तो ऐसा पाया गया है कि 150-200 साल तक उसकी एज होती है। बट कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उसकी उम्र जो 300-400 साल तक भी होती है, अगर वो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। कुछ ऐसे कछुए भी हैं जो 300-400 साल तक जिंदा रहते हैं। तो इसके पीछे जो राज है वो ये है कि ये आपका, समझ लीजिए, ये कंट्रोल है, जब माइंड आपका यहाँ पे है, और जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है, जो भी थॉट प्रोसेस, जहाँ भी जो भी थॉट पैटर्न्स हैं, जो भी आपके सिग्नल्स हैं, जो कंट्रोलिंग सिग्नल्स हैं, वो आपकी नेक के थ्रू आपकी स्पाइन में से पास होते हुए आपके शरीर में पूरे जाते हैं। और इनको दो नाड़ियाँ मेन कंट्रोल करती हैं, ईड़ा और पिंगला। तो यानी कि एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको कंट्रोल कर, दूसरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो बेसिकली योर हेड, योर माइंड, योर ब्रेन इज कनेक्टेड टू द होल बॉडी थ्रू दिस नेक, ठीक है, और थ्रू योर स्पाइन। तो अगर, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को होती है वो यहीं पे होती है, जो ब्रेन आपका ब्रेन कह रहा है वो आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच रहा, और बॉडी को जो रिस्पांस है वो ब्रेन तक पहुंच रहा है, वो नहीं पहुंच रहा। क्यों? बिकॉज देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन योर हेड एंड योर होल बॉडी। तो उसको सबसे, जो उसकी तगड़ी एग्जांपल मैंने बताई, कोरम जो है, जो कछुआ है, वो सबसे अच्छा करता है। तो लेकिन बड़म्बड़ा देखिए कि हम इसकी नेक की एक्सरसाइज बहुत ही कम करते हैं। तो मेरी ये बहुत ही फेवरेट क्रिया है, मैं इसको हमेशा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 2-4 स्टेप करके बताऊंगा आपको। इसके साथ आपको एक ब्रीदिंग टेक्निक ऐड करनी है। मतलब आप सपोज के सेंटर में हैं, तो जब वो ऊपर जाए तो सांस भरें, उसको लगभग 3-4 सेकंड लें, फिर जहाँ भी जब पीछे पहुंच जाएं तो वहाँ रुके, सांस को होल्ड कर लें
3-4 सेकंड्स के लिए, या जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो। फिर जब वापिस आए तो सांस छोड़ते हुए वापिस आए, ठीक है। फिर जब नीचे जाए सांस भरते हुए जाए, फिर जहाँ रोक ले, फिर सांस छोड़ते हुए वापिस आए। फिर जब दाएं जाएंगे सांस लेते हुए दाएं जाएंगे, जहाँ होल्ड करें, फिर जब वापिस आए तो सांस छोड़ते वापस आए। फिर जहाँ होल्ड कर लें 4 सेकंड के लिए, जब 2-3 सेकंड जितना भी आपकी कैपेसिटी हो। फिर राइट की तरफ मूव करें, सांस भरते हुए, जहाँ होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए वापस आए। तो ये एक साइकिल हुआ, यानी कि सांस लेते हुए ऊपर जाना, होल्ड करना, फिर सांस छोड़ते हुए सेंटर में आना, फिर सांस भरना, होल्ड करना, फिर सांस छोड़ते हुए ऊपर आना, फिर होल्ड करना, फिर राइट की तरफ जाना, सांस लेते हुए होल्ड करना, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना, फिर जहाँ होल्ड करना, फिर सांस लेते हुए इधर जाना, फिर उसके बाद होल्ड करना वहाँ पे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आना, फिर होल्ड करना। तो ये एक साइकिल ऐसे होता है। तो ऐसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि कम से कम आप इसको 6 साइकिल ज़रूर करें। जब भी आप कभी सुबह, दोपहर, शाम जब भी मौका मिले तो अपनी नेक को रिलैक्स करने के लिए इस क्रिया को करें और साथ में इस ब्रीदिंग टेक्निक को ऐड करें। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक स्क्वायर ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको 4-5 मैं 4 बार 3 बार करके बताऊंगा आपको, ताकि आप इसको देख सकें। देखिए, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, फिर एक बार इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। तीसरी बार करेंगे अब। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल,
hold, inhale, hold, exhale, hold, inhale, hold, exhale। तो मैंने आपके सामने 3 साइकिल किए हैं, लेकिन आप इसको 3 साइकिल कर सकते हैं, 6 साइकिल कर सकते हैं, 9 साइकिल कर सकते हैं, 10 साइकिल, जितना आपका मन करे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम 5 से ज़्यादा ही करें। बस 6 साइकिल, 7 साइकिल, 8 साइकिल करें। इससे आपके जो आपकी नेक के जो फ्रोजन शोल्डर वो खुल जाएंगे, नेक जो आपकी फ्रोजन हो रखी है वो खुल जाएगी, और आपके जो कम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं बॉडी आपके ब्रेन से जो आपकी बॉडी में जाते हैं वो अच्छे तरीके से फ्लो करेंगे, एंड योर बॉडी विल बी मोर बैलेंस्ड। और जैसे ही आप इसको 5, 6, 7 बार करें, 7 साइकिल रिपीट करेंगे, तो यू विल फील अ सेंस ऑफ रिलीफ, a relaxation in your neck, in your shoulders, in your whole back। बस इसमें कंडीशन ये है कि आपको आपकी कमर, आपकी पीठ, आपकी गर्दन हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो ये थी कूर्म क्रिया अलॉन्ग विद द ब्रीदिंग। अगली जो हम बात करेंगे, एक छोटी सी टेक्निक है, वो हम 15-20 मिनट करेंगे इसको। ये जो आपकी पास्ट पेन्स हैं, या शरीर के अंदर कुछ पेन्स हैं, शरीर की अंदर कुछ प्रॉब्लम है, पेन्स है, चीज़ें जो है बिल्कुल जकड़ी हुई हैं, जकड़न है, कुछ मेमोरीज है पास्ट, उन सब को कैसे बर्न करना है उसके बारे में टेक्निक है। तो चलिए इसको हम करेंगे। पहले आप कुछ देर जो है नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, अपनी नाक से बिल्कुल आपकी कमर, आपकी पीठ, आपकी गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद रहें। मैं आंखें खुली रखूँगा कि मुझे आपसे बात करनी है। तो इन सब चीज़ों को आप बंद रखें, कमर सीधी रखें, पीठ सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, और आपके जो हेड है स्लाइटली हाई है, और शोल्डर थोड़े से अगर आप पीछे खींच सकें तो बहुत अच्छा है, ताकि कहीं भी आपकी गर्दन ढीली नहीं पड़नी चाहिए। शुड भी आपकी जो कमर है बिल्कुल सीधी, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, और आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है। चाहे तो कुछ देर 2-3 डीप ब्रीदिंग करके फिर नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाइए। तो चलिए इसको करते हैं। आगे क्या करना है मैं आपको बताता रहूँगा, इंस्ट्रक्शन करता रहूँगा। तीन चार डीप ब्रीदिंग करिए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चलिए अब नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाइए। जो आपकी नॉर्मल रेगुलर ब्रीदिंग है, नेचुरल ब्रीदिंग है, बस उसके ऊपर कंसंट्रेट। आंखें बंद रखेंगे, कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रखेगी, आंखें बंद। अपने आप को जो है, अपना ध्यान अपने माथे पे ले आइए। अपनी माथे पे आपका ध्यान रहे, जिसको हम थर्ड आई बोलते हैं, वहाँ पे ध्यान लगाएंगे, और देखिए आपके पूरे ज़िंदगी के सफ़र में कहाँ आपको तकलीफ़ हुई है। कुछ ऐसी मेमोरीज़, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स जो आपको अभी परेशान कर रही है। सोचिए उसके बारे में ज़रा। उसको एक बड़े कैनवास पे ऐसा सोचिए जैसे आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो आप उसको। अपनी जो
अपने माइंड की जो टीवी है, स्क्रीन है, वहाँ पे देखिए उसको, क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था उसमें। उसको देखिए, उसके कलर को, पूरी ऐसे जैसे पिक्चर मूवी चल रही है वैसे देखिए। क्या ये मूविंग है? क्या ये स्टेशनरी है? कलर देखिए उसका, देखिए क्या बातें हो रही हैं वहाँ पे, उसको ध्यान से सुनिए, उस इंसिडेंट को लाइव करिए। आपके सामने एक बक्सा पड़ा हुआ है, उस जो इंसिडेंट्स है, जो मेमोरीज है, उसको उठा के उस बक्से में डाल दीजिए। ये आपके सामने ही पड़ा हुआ है बक्सा, एक लकड़ी का बक्सा है और ऊपर से बाहर से वो मेटल से बिल्कुल जड़ा हुआ है। तो ढक्कन खोला, उसके अंदर एक गठरी में डाल के उसके अंदर डाल दिया। अब दूसरी घटना को याद करिए जो हमेशा आपको परेशान करती है, जो आपको एंग्जाइटी लाती है, पैनिक्स लाती है, डिप्रेशन में ले जाती है आपको। किसी ने आपसे कुछ कहा, किसी ने आपको लोगों के सामने बेइज्जत किया, किसी ने आपका दिल तोड़ा। ये सारी इंसिडेंट्स याद करिए अपनी स्क्रीन पे, देखिए उसको बड़े कनवास पे, क्या हुआ था, कौन लोग इन्वॉल्व थे उसमें, क्या कह रहे थे आपसे, क्यों आपको वो खराब लगती है चीज़ें। आज ये मौका है उनको अपने दिमाग से निकाल के इस गठरी में डाल के इस बक्से में डाल दीजिए। लगाइए एक बहुत तगड़ी गांठ, मेमोरी को उसमें डालिए और डाल दीजिए इस बक्से में, बक्सा बंद कर दीजिए। फिर तीसरी इंसिडेंट देखिए, कुछ घर में हुआ हो, कुछ फैमिली में हुआ, कुछ सोसाइटी में हुआ, कुछ ऑफिस में हुआ हो, जो कुछ भी हो उस घटना को पूरा रिलाइव करिए, देखिए अपने आप को वहाँ पे उस इंसिडेंट्स में देखिए, देखिए उसको अपने मानस पटल पे क्या हुआ था, पूरी पिक्चर को लाइव करिए। देखिए उस पिक्चर को, चलचित्र को देखिए, सुनिए उन बातों को, क्या हुआ था, क्या किसने कहा था, किसी ने आपका दिल तोड़ा था, किसी ने आपके साथ कोई गलत हरकत की थी, आपको लोगों के सामने बेइज्जत किया था, या आपको मानसिक तौर पे बेइज्जत किया था, जब बहुत सारे लोगों ने आपको बेइज्जत किया था, आपको बहुत चोट पहुंची थी, आपको बहुत इमोशनल ट्रॉमा ट्रॉमा सहना पड़ा था। देखिए उस पूरी घटना को, इसको अपने मानस पटल से उतार के एक गठरी में बंद करिए, तगड़ी सी नॉट लगाइए, गांठ बांधिए और उस बक्से में डाल दीजिए। तो ये बक्सा, और इस बक्से के ऊपर ताला लगा दीजिए, बिल्कुल तगड़ा सा ताला, ताकि वहां से कोई चीज निकल ना पाए। अब आपके सामने एक और बक्सा पड़ा हुआ है, देखिए थोड़ा सा और पीछे जाइए अपनी लाइफ में, देखिए कोई ऐसी घटना जो आपको याद आ रही हो, आपको एक आ रही हो, दो आ रही हो, चार आ रही हो, 10 आ रही हो, 20 आ रही हो, 25 आ रही हो, जो भी आ रही है, आप उनको याद करिए लगातार। देखिए कौन कौन सी घटना आ रही है, पूरी पिक्चर को देखिए, क्या हुआ था आपके साथ, क्यों परेशान थे आप, क्यों किसी ने आपको परेशान किया, आपको मानसिक तौर से परेशान किया, आपको इमोशनली परेशान किया, फाइनेंशियली परेशान किया। पूरी घटना को देखिए, जहाँ घटना कोई आपके ऑफिस में हुई थी, जहाँ पे आपको पूरे लोगों के सामने आपको तमाशा बना के रख दिया था, जहाँ आपको प्रमोशन नहीं मिली थी, जहाँ आपको कुछ दिक्कतें हुई थी, उन घटना को याद करिए। इसको भी एक गठरी में बांधिए और दूसरे बक्से में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए। फिर सोचिए, दूसरी घटना के बारे में सोचिए। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप सोचिए घटना, जो भी घटना आपको याद है, पूरा अपने जहां तक आपको याद है तो सोचिए उसके बारे में, देखिए उसको पूरी पिक, जैसे आप फिल्म देखते हो वैसे देखिए। आप पूरी घटना को रिप्ले कर रहे हैं,
और आपने बिल्कुल अब इकट्ठा करके उसको एक गठरी में डाल दिया है और उस गठरी को बक्से में डाल दिया है। बक्सा जो कि बिल्कुल लोहे का, बीच में लकड़ी का बक्सा और चारों तरफ उसका लोहा लगा हुआ है ताकि कहीं से भी कोई चीज निकल ना सके। अब इन बक्सों को जो है आपके एक जीप अभी आके रुकी है, एक ट्रक आके रोका है। ये बक्सा, उस बड़े बड़े बक्से हैं ये, यहाँ अपने सारी मेमोरीज, हम अपने अपने इमोशनल, जहाँ फीलिंग वाले ट्रॉमास जो हैं सब उसमें डाल दिए हैं। अब ये ट्रक में आपने, कुछ लोगों ने उठा के उसको ट्रक में रख दिया। अब ये ट्रक जो है आपके आगे से चलना शुरू हुआ है। अब ये थोड़ा दूर दूर जा रहा है, उसको दूर जाता हुआ देखिए, देखिए 100 मीटर दूर चला गया है, ये तेजी से भाग रहा है। अब ये 1 किलोमीटर आगे चला गया है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब ये 2 किलोमीटर आपसे दूर चला गया है, सड़क पे उसको जाते हुए देखे। फिर ये 3-4 किलोमीटर आगे चला गया है और दूर चला गया है। अब ये आपकी आंखों के कब लगभग 10 किलोमीटर दूर चला गया है। जाते हुए फिर भी पतला छोटा सा दिख रहा है क्योंकि रोड काफी लंबा है, बट दिख रहा है आपको जो है। फिर कुछ देर दूर बाद उस ट्रक को अभी देख ही रहे हैं आप, तभी से वहां एक बादल दिखते हैं आपको और एक लाइटनिंग उस ट्रक के ऊपर आके गिरती है और पूरा ट्रक जो है वो जल जाता है और बस वहां एक धुआं दिखाई देता है और धुआं कहीं इस पूरे स्काई में गायब हो गया है। और उसके साथ ही आपकी जो मेमोरीज हैं, आपके ट्रॉमा, आपके इमोशनल ट्रॉमा, फाइनेंशियल ट्रॉमा, सारे आपके स्वाहा हो गए हैं। अब अपने शरीर को देखिए, शरीर में देखिए कहाँ आपको तकलीफ है। पूरा मन में देखिए कुछ ऐसी थॉट्स, कुछ ऐसे विचार जो आपको विचलित करते हैं। देखिए वो कौन से विचार हैं, या कोई कौन सी टेंशन है जो आपको परेशान कर रही है, कौन सी एंग्जाइटी है जो परेशान कर रही है। क्या वो अपने घर वालों से रिलेटेड है, या आपकी अपनी क्रिएट की हुई है, या सोसाइटी ने क्रिएट की हुई है। जो भी आपके मानस पटल पे जो भी उठा पो चल रही है उसको देखिए, सुनिए, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं या कुछ इमेजेस दिखा दे रही हैं। अब अपने मानस पटल से उठा के उसको फिर एक गठरी में डालिए और बक्सा आपके आगे रखा हुआ है एक और डाल दीजिए उसमें। अब अपने चेहरे पे आ जाइए, चेहरे पे कोई तकलीफ है, आंखों की तकलीफ है, कानों की तकलीफ है। गर्दन पे आ जाइए, गर्दन पे देखिए कुछ आपको रुकावट है, कुछ टेंशन है, कुछ तकलीफ है। फ्रोजन शोल्डर्स हैं, जहाँ बाहों में कुछ दर्द है, उस दर्द को महसूस करिए, देखिए, और उस दर्द को भी उठा के एक गठरी में डालिए और उस बक्स में डाल दीजिए। पूरी पीठ को चेक करिए अपने, कहाँ आपको दर्द हो रहा है, कहाँ आपको पेन है, कहाँ आपको टेंशन है, कहाँ भारीपन है। आज मौका है, जो कुछ भी है यहाँ से उठा के आपको मानसिक लेवल पे ही वहाँ से चीज़ें उठानी है और गठरी में डाल देनी है। और गठरी जो है बांध के, कस के बांध के उस बक्से में डाल दीजिए। अपने छाती पे आ जाइए, हार्ट में देखिए, कुछ एंग्जाइटी है, कुछ रुकावट है। लंग्स पे आ जाइए, वहाँ पे कुछ भारीपन है, निकाल दीजिए उस भारीपन को, डालिए उस गठरी में और बंद कर दीजिए अच्छे तरीके से और डाल दीजिए उस बक्से में। पेट पे आ जाइए, पेट की समस्याएं हैं आपको, किसी को कुछ शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को पथरी की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, किसी को एक्सक्रीशन की प्रॉब्लम है। सारी समस्या को जरा जड़ से देखें, क्या समस्या है। मैं आपको मौका दे रहा हूँ 1-2 मिनट के लिए, जांच लीजिए क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। पकड़िए अपने हाथों से उन समस्याओं को, डाल दीजिए इस गठरी में, बंद कर दीजिए गठरी को, डाल दीजिए इस बक्से में। अपनी टांगों को देखिए, कुछ आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कुछ आपको और प्रॉब्लम है। जांघों को देखिए, घुटनों में कुछ पेन है, घुटनों में भारीपन है,
चला नहीं जाता है, आपकी काफ मसल में प्रॉब्लम है, पैरों में प्रॉब्लम है, चलने उठने की प्रॉब्लम है, जब कुछ भी दिक्कत है, पकड़िए उसको, कस के पकड़ के निकाल दीजिए अपने शरीर से और डाल दीजिए उस गठरी में बांध के उसको बक्से में डाल दीजिए। इस बक्से को भी अब आप डाल दीजिए उसमें। और आगे एक ट्रक खड़ा है, छोटी सी जीप खड़ी है, उसमें डाल दीजिए। अब ये जीप आपसे दूर भागने लगी है, भाग रही है, दूर 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 जा रही है, इन बक्सों को लेकर दूर जा रही है। 1 किलोमीटर चलेगी दूर, 2 किलोमीटर दूर चलेगी, 3 किलोमीटर दूर चलेगी, 4 किलोमीटर चली गई, 10 किलोमीटर। अब आपको बहुत छोटी सी दिखाई दे रही है। फिर वही हुआ, वहां पे एक लाइटनिंग वहां गिरी है और वो ट्रक या जीप जिसमें ये बक्से पड़े हुए थे जल के सुहा हो गए और वो स्मोक जो है पूरे स्काई में फैल गया है, बिल्कुल गायब हो गया वहां पे। उसके साथ ही आपकी सारी समस्याएं भी गायब हो गई। देखिए अपने, फिर देखिए कुछ है अगर आपके मन में तो एक बार और ट्राई कर लीजिए। एक बक्सा पड़ा हुआ आपके सामने, देख पूरे शरीर का मूल्यांकन करिए, जस्ट ट्रेवल फ्रॉम हेड टू फीट। देखिए कहाँ पर समस्या है, आपको शारीरिक समस्या है, जहाँ आपको ऑर्गन में कोई समस्या है, जहाँ आपके ब्लड में कोई समस्या है, जहाँ आपके हड्डियों में कोई समस्या है। देखिए ध्यान से, जहाँ कोई समस्या है उसको पकड़ के जो है उस गठरी में बांधिए, उसको कस के जरूर। एक प्रतीकात्मक भी हो सकता है, आप उसको बांध दीजिए अच्छे तरीके से, जोर से गांठ लगाइए और बक्से में डाल दीजिए उस जीप में, जाने दीजिए जीप को अपनी दूर। जैसे वो 10 किलोमीटर तक पहुंचते हैं फिर वह लाइटनिंग पड़ती है और वह जल के सुहा हो जाती है और कहीं एटर्निटी में, कहीं वो ब्रह्मांड में खो जाती है। इस तरीके से अब आप अपने आप को महसूस है, कहीं भी अगर फिर भी कहीं रुकावट है, कहीं ठहराव है, कहीं कोई तकलीफ है, कहीं दर्द है, कुछ भी है अगर है तो वो आप इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अब आप अपने आप को हल्का सा महसूस, धीरे धीरे सांस लेते रहिए और अपने आप को बहुत हल्का सा महसूस करें। और अब एक प्यारी सी रोशनी चारों तरफ से, एक ब्रह्मांड की गोल्डन कलर लाइट आपके शरीर के चारों तरफ, शरीर के एक एक रोम रोम में वो आपके सर के ऊपर पड़ रही है, फेस के ऊपर पड़ रही है, पीठ के ऊपर पड़ रही है, चेस्ट के ऊपर, पेट के ऊपर, टांगों के ऊपर। शरीर का कोई हिस्सा नहीं है जहाँ के छिद्रों से कोई अंदर वो नहीं घुस रही है और आपको हील कर दे। ये हीलिंग लाइट है यूनिवर्स की, एंजॉय करें इसको। आपकी सारी मानसिक समस्याएं, पुरानी समस्याएं, आपकी शारीरिक समस्याएं बिल्कुल ठीक हो गई है। अब आप बहुत ही स्वस्थ हो गए हैं, बहुत ही स्वस्थ हो गए। आपकी सारी पुरानी यादें, पुरानी मेमोरी, पुराने इमोशनल ट्रॉमास, सिग्निफिकेंट इमोशनल एक्सपीरियंसेस सब गायब हो गए हैं और अब आप एक इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं, एक हेल्दी स्टेट में हैं। धन्यवाद। आंखें खोल सकते हैं अब आप। तो ये एक छोटी सी क्रिया थी जो मैंने आपको बताई और इसको आप कभी भी कर सकते हैं, बहुत छोटी सी क्रिया है। ये वीडियोस अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे और लाइव सेक्शन में, जो लाइव सेक्शन होती है उसकी यूट्यूब की चैनल की, वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। आप इसको करिए, बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। इसको अगर आप 10-20-25 दिन कर लेंगे लगातार तो आपकी जो एटलीस्ट जो पुरानी चीज़ों से आप परेशान हो वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और टेक्निक थी लेकिन वो मैं सोच रहा हूँ कल आपको बताऊंगा। वो नेक्टर हीलिंग है तो वो अलग से बताऊंगा आपको मैं। तो आपको मज़ा आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये आपको टेक्निक्स कैसी लगी और आप जैसे ही इनको 6 दिन लगातार इसको करिए और ये आपको ज़िंदगी में बहुत मज़ा देने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।